वेलकम बैक साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरो यारो के क्रम में शुरू करते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 में किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने की स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। तो यहां पर अनुच्छेद 25, 26, 27 ये तीनों अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं। अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार का निषेध करता है, जो शोषण के विरुद्ध के अधिकार के अंतर्गत शामिल है। तो यहां पर जो विकल्प होगा वह है डी। आपको बताते चले, अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और यह संविधान के भाग 3 में शामिल है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो यहां पर जो सही विकल्प था वह था अनुच्छेद 24 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगला प्रश्न, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किस लिए आयोजित की जाती हैं? ए, भारत के राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। बी, भारत के उपराष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए। संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए। उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो यहां पर जो सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त बैठक। अर्थात इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा की जाती है और उसमें जो प्रक्रिया नियम शामिल होते हैं वह लोकसभा के शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। जो निचला सदन है उसकी 1/3 होनी चाहिए ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या। सही विकल्प है बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ प्रावधान, एक तरफ अनुच्छेद। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 17, जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21, मानव व्यापार तथा बलाश्रम से संरक्षण अनुच्छेद 23। तो यहां पर ए भी सही है, ए भी सही है। उपाधियों का उन्मूलन कहां पर किया गया है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो यहां पर जो सही सुमेलित नहीं है वह है उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। निम्न कोटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 एवं 4, 3 एवं 4,
1 एवं 2 केवल 4। तो यहां पर जो सही ऑप्शन होगा डी केवल 4। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए आयोजित होता है जिस पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो यहां पर पहला तो सही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। अब दूसरा स्टेटमेंट है गलत। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ प्रधानमंत्री दिलाता है। तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट भी है गलत। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। आपको बताते चलें, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 69 में शपथ एवं प्रतिज्ञान दिया गया है उपराष्ट्रपति का। तो यहां पर उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा है हमसे, सही है ऑप्शन ए केवल 1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 104, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 17। यहां पर सही विकल्प है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 104 में संसद की शपथ लिए बिना सदन में पीठासीन होने पर शास्ति का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 82 में प्रत्येक गणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध करता है। तो यहां पर सही विकल्प है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 105। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यहां पर सही विकल्प है बी, उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है। संसद के गठन का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनती है। आपको बताते चलें, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में, राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में। वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या 245, वहीं लोकसभा में 543 है। तो यहां पर सही विकल्प जो है वह है बी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? विधान परिषद एक ऐसा सदन जिसको समाप्त किया जा सकता है लेकिन स्थगित नहीं किया जा सकता है। यहां पर जो सही विकल्प होगा ऑप्शन वह होगा सी, अनुच्छेद 169 विधान परिषद के स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था करता है। जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं इनके लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तभी विधानसभा का सदस्य बन सकता है। विधान परिषद का। विधान परिषद एक सतत सदन है जिसका विघटन नहीं होता है।
इसके सदस्य 6 वर्ष तक पद धारण करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है वाद, एक तरफ है वर्ष। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978, ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950, मिनर्वा मिल्स मामले 1985। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का मामला है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का, ए के गोपाल बनाम मद्रास राज्य 1950। अगर मिनर्वा मिल्स मामले की बात करें तो यह आया था 1980 में। तो यहां पर सही सुमेलित जो नहीं है वह है डी। अगला प्रश्न, भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहां पर सही विकल्प है सी, भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? संविधान संशोधन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के संबंध में होती है। ऑप्शन सी यहां पर सही है। अगला प्रश्न, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का गिलोटिन किया जाना। यहां पर सही विकल्प है ऑप्शन ए, शून्यकाल प्रणाली जो है वह भारत की देन है। अगला प्रश्न, संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। सही विकल्प है ऑप्शन ए, 60 दिन। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में किया गया है। सही विकल्प है बी। अगला प्रश्न, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार सदन की बैठक होना आवश्यक है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहां पर सही विकल्प है ऑप्शन बी, 2 बार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है लोक लेखा समिति में 15 सदस्य राज्यसभा से तथा 7 सदस्य लोकसभा से आते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट है गलत। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से आते हैं। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यहां पर तीसरा स्टेटमेंट भी है गलत। लोक लेखा समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 2 और 3, कोई नहीं। सही विकल्प है ऑप्शन ए, केवल 1 यहां पर सही है। अगला प्रश्न, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। जो हमारा संविधान 1949 को अंगीकृत किया गया था उस समय प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो आपको बताते चलें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द। संविधान की प्रस्तावना में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1976 में इसके द्वारा जोड़े गए। अधोलिखित कोटों में से सही उत्तर चुनिए। 1, 2, 3। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न,
संसद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सीधे जनता द्वारा किया जाता है, तो यहां पर पहला ही स्टेटमेंट है गलत। जो राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जो होता है वह जनता द्वारा सीधे नहीं किया जाता है, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। दूसरा कह रहा है लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर बी सही है। सी कह रहा है राज्यसभा में 12 नामी सदस्य होते हैं, सी सही है। डी कह रहा है लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित हैं, तो यहाँ पर डी भी सही है। जो हमसे गलत पूछा है, गलत है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, इसे विघटित नहीं किया जा सकता, कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, बी और सी दोनों ही। तो यहां पर जो सही होगा वह होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसके 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं। सही विकल्प होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? 1 माह, 1 वर्ष, 7 दिन, 14 दिन। यहां पर सही विकल्प है ऑप्शन डी, 14 दिन। राज्यसभा वित्त विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? पहला, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का उपराष्ट्रपति, विधान परिषद का सभापति, विधानसभा का अध्यक्ष। अब जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का सदस्य होता है, विधान परिषद का सभापति जो होता है वह विधान परिषद का सदस्य होता है, विधानसभा का अध्यक्ष वही बनता है जो विधानसभा का सदस्य होता है। यहाँ पर देखें जो भारत का उपराष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 63, यह अनुच्छेद 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है, तो यहाँ पर सही विकल्प है बी, भारत का उपराष्ट्रपति सदन का सदस्य नहीं होता है फिर भी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। अगला प्रश्न, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें मूलतः 25 सदस्य थे, तो सही है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 30 है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है इस समिति में लोकसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा का ही प्रतिनिधित्व होता है, अर्थात इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट है गलत। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? यहाँ पर सही जो है पहला और दूसरा, ऑप्शन बी केवल 1 और 2। अगला प्रश्न, अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कलकत्ता, मद्रास, उड़ीसा। यहाँ पर सही विकल्प है ऑप्शन बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय का। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा उसकी इच्छा अनुसार, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, जब मंत्रिपरिषद ऐसी सलाह दे दे। सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो की जाती है, सही विकल्प है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है प्रोटेम स्पीकर को शपथ लोकसभा अध्यक्ष दिलाता है, तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट है गलत। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। नई लोकसभा की पहली बैठक में पीठासीन अधिकारी प्रोटेम स्पीकर होता है, यहां पर तीसरा स्टेटमेंट है सही। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? जो सही है वह है पहला और तीसरा, ऑप्शन डी 1 और 3। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा, पहला स्टेटमेंट है सही। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री केवल लोकसभा का सदस्य ही बन सकता है, तो यहां पर दूसरा स्टेटमेंट है गलत। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति चाहे तो लोकसभा का सदस्य हो, चाहे राज्यसभा का सदस्य हो, चाहे दोनों में से किसी का भी सदस्य ना हो, फिर भी 6 माह के लिए प्रधानमंत्री बन सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत। तीसरा कह रहा है प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है, तो यहां पर तीसरा स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 3 कोई नहीं, तो सही विकल्प है ऑप्शन सी 1 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। राज्यपाल, सही विकल्प है बी। राज्यपाल राष्ट्रपति के इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। अगला प्रश्न, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 156। यहां पर सही विकल्प है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 153। सॉरी, यहां पर नियुक्ति की बात कह रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? यह होती है अनुच्छेद 155 के तहत। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि की बात करता है, तो यहां पर सही विकल्प है अनुच्छेद 155 के तहत। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।